अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 88। आज हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी क्या एहतसाब के जवाब में कोई तहरीक चलाने वाली है या नहीं। नाज़रीन फिर बात करेंगे कि क्या PMLN को इंसाफ की तवक्को है या नहीं। मैं 70 सालों की पॉलिसियों के खिलाफ मैं बगावत करता हूँ। बगावत हम तो खुलकर हो भी नहीं सके। जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आग पर सवार है। नाज़रीन प्रोग्राम शुरू करने से पहले, गेस्ट से बात करने से पहले ये आपको बताते चलें कि एक ट्विटर अकाउंट से नाज़रीन ये ट्वीट की गई। एजाज सैयद हैं, जंग ग्रुप के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। उन्होंने ये कहा कि जो शहजाद अकबर हैं, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट ऑन अकाउंटेबिलिटी, उन्होंने जाके जो जाली अकाउंट्स की JIT बनी है जाली अकाउंट्स के लिए, उन्होंने जाके शहजाद अकबर ने उनके साथ मुलाकात की। FIA के हेडक्वार्टर्स में एक रात तफसील में बैठे और तमाम जो सीनियर लोग थे, मेंबरान थे JIT के, उनके साथ ये मिले हैं। उसके बाद हमने देखा कि और ये बड़ी अहम उन्होंने बात की, अहम बात यानी कि अहम इशू है जिस पे उन्होंने ट्वीट किया। वो दुरुस्त है या नहीं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हमने देखा कि फौरी तौर पे शहजाद अकबर साहब जो प्राइम मिनिस्टर के असिस्टेंट हैं, स्पेशल असिस्टेंट, उन्होंने कहा ये बात हरगिज़ सही नहीं, ये गलत बात है। फिर हमने देखा नाज़रीन के एजाज सैयद ने ट्वीट, उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल बात मुसद्दिक़ा है। तो हमने ये सोचा क्योंकि अहम इशू है और बातें जो गलत मलत हैं वो सामने नहीं जानी चाहिए। कोशिश हमारी ये है कि इस प्लेटफॉर्म से जो फैक्ट्स हैं, हक़ाइक़ हैं, आपके सामने लेके आएँ। तो हमने एजाज सैयद से भी कहा वो भी हमसे बात करें, लेकिन उससे पहले शहजाद अकबर साहब का हमने चाहा कि मौक़िफ़ लें। अहम इशू है क्योंकि ये जाली अकाउंट्स केस में आपको मालूम है जैसे कि जरदारी साहब और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर भी इन्वॉल्व हैं। नाज़रीन इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट ऑन अकाउंटेबिलिटी शहजाद अकबर साहब। जी शुक्रिया शहजाद अकबर साहब हमें ज्वाइन करने का। ये बताइएगा कि इसमें वो तो कह रहे हैं कि आपकी मुलाकात हुई है और आपको मालूम है पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली है इस पर। जी मैं समझता हूँ वो जितनी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म सामने आई है, एक सिंपल सी चीज़ है कि मैंने सुबह ये जो जर्नलिस्ट हैं इनको मैंने कैटेगोरिकली मुझसे कंफर्मेशन के लिए फ़ोन किया। मैंने इनको कैटेगोरिकली बताया कि मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है, ना ही मैं उस टाइम पे FIA गया हूँ जिस टाइम का ये जिक्र कर रहे हैं। मैंने उनको ये भी एग्जैक्टली बता दिया मैं कहाँ था। और साथ ये जर्नलिस्ट हैं ये भी जानते हैं कि एसेट्स रिकवरी यूनिट जिसका मैं सरबराह हूँ उसके अंदर 4 इदारों की नुमाइंदगी है, जिसमें FIA है, NAB है, FBR है और FMU है जिसने पाकिस्तान से बाहर अनलॉफुल पैसों की तफ्तीश करनी है। मैं इन तमाम 4 तहकीकाती इदारों की जो मेंबरशिप है उनसे हमारी डेली की बुनियाद पर मीटिंग होती है। और ऐसा नहीं होता कि मैं उन इदारों पे जाकर चला जाता हूँ, वो हमारे दफ्तर में ये यूनिट बना हुआ है, वहाँ पे मुलाकात होती है। लेकिन ये जो स्पेसिफिक रंग दिया जाना कि JIT से मेरी हरगिज उसके लीडरान से या किसी बंदे से कोई इस किस्म की मीटिंग नहीं। अच्छा लेट मी क्लैरिफाई। जी शहजाद अकबर साहब, तो आप ये फरमा रहे हैं कि आपकी जो FIA है, FBR, NAB वगैरह के जो नुमाइंदे उनसे, और आपने कहा जो आला अफसरान हैं उनसे बाहर कैफ आपकी मुलाकात होती है बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन। एसेट रिकवरी यूनिट हमारी जो कैबिनेट की बनाई हुई टास्क फोर्स का ये तमाम इदारे हिस्सा हैं। हुकूमत इनके साथ ही बैठ के काम करती है। एसेट रिकवरी का काम इन इदारों के साथ मिलके होना है। अच्छा अब JIT पे आ जाएं। आसिफ अली जरदारी साहब के लिए जो JIT बनी उसके जो मेंबरान हैं, आपकी क्या उनसे पिछले कुछ रोज में मुलाकात हुई या नहीं हुई? जी मेरी कोई उनसे मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल नहीं मुलाकात हुई? जी पिछले कुछ रोज में बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जिस रोज का जिक्र किया जा रहा है उस रोज तो रिपोर्ट भी सबमिट हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। 19 तारीख को रिपोर्ट सबमिट करके डेडलाइन थी एज पर ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये कह देना कि जी मैंने आखिरी दिन जाके कोई वहाँ पे जादू की छड़ी चला दी, बिल्कुल बेमानी सी बात है। और मैं खबर की तस्दीक भी कर चुका हूँ, तरदीद भी कर चुका हूँ। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी बाहर कैफ उस JIT के जो मेंबरान हैं उनसे आपकी बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई पिछले
कुछ दिनों में बिल्कुल नहीं हुई या जब से वो जीआईटी में गए तो नहीं हुई? जी मैं देखें बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं हुई। जो जेआईटी के मेंबरान हैं उनसे वो पहले एफआईए का जो हिस्सा थे, अगर कोई इसके अंदर नैब का बंदा है तो उनसे मेरी मुलाकात पहले हुई होगी, लेकिन इस पैराए में जो बात कर रहे हैं इस सिलसिले में मेरी जेआईटी से कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। नाज़रीन, हमारे साथ एजाज सैयद हैं जिनकी ये ट्वीट्स हैं जिस पर ये पूरी बात चली है और उसके बाद आपने देखा पीपल्स पार्टी की भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एजाज, ये अभी हमारी बात हुई शहजाद अकबर साहब से, वो कह रहे हैं कि ये उनकी नंबर एक, वो कहते हैं मेरी बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई जीआईटी के मेंबरान से, और दूसरा वो कह रहे हैं कि ये तो इन्होंने जो लिखा है मेरी जब मुलाकात हुई जब तो रिपोर्ट जा चुकी थी। आपकी ट्वीट के मुताबिक 20 तारीख की रात को वो मिले हैं उनसे, जो यानी कि जो रिपोर्ट जिन्होंने की है, तश्कील दी है उन मेंबरान से। वो कहते हैं 19 की सुबह तो रिपोर्ट चली गई थी, तो मुझे मिलने का क्या फ़ायदा था, और कह रहे मैं तो मिला भी नहीं। अच्छा, पहली बात यह है नसीम के मुझे हमारे बंदों ने, हमारे ज़्यादा सोर्सेज होते हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है, आप सीनियर हैं हमारी, किसी को एफआईए के किसी एहलकार को या किसी सीनियर अफसर को शहजाद अकबर से किसी की कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, और मेरी भी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, एहतराम है। पहली बात तो यह है कि जिस सुबह ये सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में जमा कराई गई है रिपोर्ट, उससे पहले रात के वक्त मेरी इतलात के मुताबिक ये मुलाकात हुई है। और शहजाद अकबर साहब ने जो मेरी ट्वीट के जवाब में एक ट्वीट दिया है, आप ये गौर करिए, उसमें वो मुकम्मल तौर पे डिनाई कर रहे हैं कि वो एफआईए हेडक्वार्टर भी गए हैं या एफआईए में डीजी साहब से या और लोगों से मिले। मैंने तो कोई नहीं कहा कि वो किससे मिले हैं, मैं तो सिर्फ ये कहा है कि वो रात को उन्होंने कई घंटे एफआईए हेडक्वार्टर में गुजारे हैं। और अभी वो आप जिस तरह मुझे बता रही हैं कि अभी आपके प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि मेरे मिलने का कोई फायदा ही नहीं है, या मैं गया उस वक्त हूँ जिस वक्त वो रिपोर्ट जमा कराई जा चुकी थी। तो नहीं, एक सेकंड मैं क्लियर कर दूं। वो उन्होंने नंबर एक उन्होंने कहा है कि जीआईटी हेडक्वार्टर्स में गया ही नहीं, नंबर एक। नंबर दो उन्होंने कहा है कि जो मैं एसेट रिकवरी यूनिट में मेरे ये तमाम जो कैबिनेट कमेटी बनी है उसमें ये तमाम लोग मेंबरान हैं और मेरे पास आते हैं जीआईटी के डीजी, वो एफआईए के डीजी आते हैं और लोग आते हैं, कहते हैं मैं नहीं जाता, आई एम मिनिस्टर स्टेटस, मैं एफआईए हेडक्वार्टर्स नहीं जाता। उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली कहा है। और फिर उन्होंने बाद में ये कहा, एक ज़िमनी तौर पर उन्होंने ये कहा कि जी इन एनी केस रिपोर्ट तो जा भी चुकी थी, तो अगर ये इम्प्लाई करें कि रिपोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करिए, तो अब वो इतनी क्लियरली कह रहे हैं कि मैं नहीं गया। और ये तो बहुत बड़ी बात है एजाज, अगर ये खबर दुरुस्त है, और वो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और आप अपनी खबर पर कायम है, आप कह रहे हैं कि जी मिले हैं, वो कह रहे हैं मैं मिला ही नहीं हूँ, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मैंने एजाज को पूरा एक्सप्लेन किया, बताया। तो आप एविडेंस के लिए क्या चीज सामने लाएंगे? नसीम, पहली बात तो यह है कि आपको याद हो कि मैंने एक खबर दी थी जनरल कियानी के साथ चौधरी निसार और शहबाज शरीफ रात के वक्त मिले हैं। उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून ने और लोगों ने इसको बड़ा भरपूर डिनाइल दिया था कि जी कोई नहीं मिले, और बाद में वो मिल गए, वो बाद में बात भी पता चल गई। मैं ये कहता हूँ कि जो एफआईए का सीसीटीवी है उसको कर लिया जाए, रिकवर कर लिया जाए। अगर मैं गलत हुआ तो मैंने इसीलिए उनसे राब्ता कर किया था, पूछा था कि क्या वाकई ऐसी बात है, उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने अपनी ट्वीट में लिखा जी मेरी इतला ये कह रही है, आगे वो डिनाई कर रहे हैं, आप खुद फैसला कर लीजिए। और जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, तो वो मशहूर मकोला है कि उसने एक दफा कहा मैंने मान लिया, उसने 2 दफा कहा मुझे शक हुआ, और उसने कसम उठाई तो मुझे यकीन हो गया ये झूठ बोल रहा है। तो ये फैसला मेरे ख्याल में लोग खुद कर ले। नहीं, मेरा ख्याल है देखें बात जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया, सही रिएक्ट किया, क्योंकि बात तो बहुत बड़ी है एजाज, छोटी सी बात नहीं है। क्या जो आपने कहा है कि वो गए हैं और उन्होंने रिपोर्ट को, मतलब यही हुआ ना, रिपोर्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए मिले हैं जीआईटी से, लेकिन आप अपनी बात पे इस तरीके से कायम है, आप कह रहे हैं कि जी सीसीटीवी फुटेज मंगवा के देख लें। आपके कहने के मुताबिक कि वो गए हैं और सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें इसके शवाहिद मौजूद होंगे, यही मैं सही समझी हूँ?
जी बिल्कुल नसीम, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने लिखा है मैं उस बात पे कायम हूँ। ठीक है जी, उनका मौकफ है, उनका एहतराम है। देखें जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया वो तो और रिएक्ट किया, मुझ पे लिफाफा का इल्जाम लगा दिया, तो मैं हंस रहा था कि ये बता देते कि लिफाफा मैंने कहाँ से लिया। अच्छा, वो लिफाफा नहीं हमने पढ़ा, लेकिन क्लैरिफिकेशन उनको अपनी देनी थी। बहुत शुक्रिया एजाज हमसे बात करने का। नाज़रीन, ये आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि जी सीसीटीवी फुटेज भी निकाल लो, तो ये छोटा सा मामला नहीं है, ये यहाँ नहीं रुकेगा। यकीनन पीपल्स पार्टी इसको आगे लेके चलेगी। बहरहाल हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद कायरा साहब हमारे साथ, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, वो होंगे। स्टे विद अस। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अभी आपने सुना एजाज सैयद साहब की भी बात और शहजाद अकबर साहब की भी बात। कायरा साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। ये रज़ा रब्बानी साहब, सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब ने आज फरमाया सेनेट के फ्लोर पे कि एहतसाब किया जाता है पार्लियामान को खामोश करने के लिए। तो ये क्या वजह है? यानी कि अभी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और पूरा प्रोसेस चल रहा है, तो ये कहने की क्या ज़रूरत पड़ी रज़ा रब्बानी साहब को? पाकिस्तान में एहतसाब के निज़ाम का पूरा एक माजी है, और पीपल्स पार्टी के लिए ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अभी तक की तारीख ये है कि एहतसाब के निज़ाम को पीपल्स पार्टी के लोगों को उनकी वफादारियाँ तब्दील करने, उनके रुख मोड़ने, उनके बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। और जिन जिन लोगों ने एहतसाब करने वालों का साथ दिया, उनके कहने मान लिए, उनके इशारों पे चल पड़े, तो वो दूधो नहा गए, उनके गुनाह माफ़ हो गए, और जो अपनी बात पे खड़े रहे उनको बेगुनाही की भी सज़ाएँ दी गई। ये पीपल्स पार्टी की एक तारीख है, ये इस मुल्क के अंदर एहतसाब की एक तारीख है। सैफुर रहमान के एहतसाब का भी आपको पता है, नैब के बाकी कवानीन का भी आपको पता है। और ये सारे अमल माजी के इस बात के गमाज हैं कि नैब के ज़रिए पार्लियामान के अंदर उठने वाली ताकतवर आवाज़ों को दबाया गया। कायरा साहब जी, कायरा साहब आज पे आए, अगर हाजिर पे आए। भूल गए कि पेट्रियट, क्या पेट्रियट बनाए गए तो आपको याद नहीं है? जी सब याद है। आज के जरा आज हाजिर पर आते, ये बताइएगा कि इस वक्त कौन ऐसे लोग हैं आपको लगता है कि जिनको जो दूधो नहाए गए हैं, क्योंकि वो एक ख़ास रुख उन्होंने अपनाया सियासी, यानी कि कौन है आपका ख्याल है जिनका होना चाहिए थी अकाउंटेबिलिटी और नहीं हुई आज? देखिए, गुजारिश ये है, एक तो मुझे सियासी तौर पे किसी को इस तरह नॉमिनेट करके मुनासिब नहीं होगा, बट चले कुछ लोग वो हैं, मिसाल के तौर पे जहांगीर तरीन साहब हैं, उन्होंने बाकायदा तस्लीम किया, अदालत के अंदर माना कि उन्होंने उनके बेनामी अकाउंट्स थे। आज तक उन अकाउंट्स के बारे में कभी किसी ने ना अहल हो गए, उन्होंने गिल्टी अपने आप को मनवाया, ना अहल हो गए, लेकिन कभी किसी ने उसकी मनी ट्रेल भी पूछी कि नहीं? सिर्फ नाअहल कर देना काफ़ी है? इसका मतलब है उनके अगर गुनाह था तो गुनाह धोया गया? आंसर इज़ नो। इसी तरह उनके बाकी कई वज़रा के ऊपर, इवन जो वज़ीर दिफा है, जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उनका केस चल रहा है, ऊपर इल्ज़ाम है उनकी, लेकिन उनको आज तक किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। और यही इन्वेस्टिगेशन जो है, ये साद रफ़ीक की हो तो गिरफ्तार हो जाते हैं, यही इन्वेस्टिगेशन शहबाज शरीफ की हो तो गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ये अलीमा खान का केस है तो हम कहते हैं जी ज़रा मनी ट्रेल ही बता दें, पैसा कहाँ से गया था। फिर कहा जाता है जी वो तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, लेकिन हम कहते हैं कि जनाब आपके अपने साथी थे, आपके अपनी जमात के लोगों ने खान साहब पे इल्ज़ाम लगाए हुए हैं कि इन्होंने जो पैसे इकट्ठे किए थे पार्टी के लिए, उस पैसे को मिसयूज़ किया है, उस पैसे के अदर इस्तेमाल किए हैं। तो ये इल्ज़ामात की रोशनी में तो अलीमा खान साहबा का केस सामने आना चाहिए, क्योंकि वो वज़ीर आज़म की बहन भी हैं। इसी तरह उनके और कई सारे लोग हैं जिनके केसेस बैक बर्नर पे हैं। आपने सुना होगा ना, बाबर अवान साहब को इस्तीफ़ा दिलवाया गया कि जी आपके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो गया। कभी वो रेफरेंस चला है? कभी नैब ने दरखास्त की है कि रेफरेंस को भी कायरा साहब क्या उसके भी डे टू डे हियरिंग हुई है कभी? जी आप ये बताइए। नहीं, नवाज शरीफ साहब की तो बहुत हुई है हियरिंग्स, 160 हो गई। ये बताइए कि मैं बाबर अवान साहब की कह रहा हूँ, बाबर अवान नहीं, उनकी नहीं हुई, नहीं बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त एक तो ये बात आपकी सब दुरुस्त है, ये हकायक है, कोई इससे इनहराफ नहीं कर सकता, इस पर बात होती है बार बार मीडिया में, लेकिन साथ ये भी कहा जाता है, ये भी इंप्रेशन मिलता है कि जी अब मसलन
जरदारी साहब के भी शुरू हुआ है जो केस है, जो अकाउंट्स का केस है, वो उस पर जहां शुरू हुआ केस तो उस पर कोई ये आप लोगों की तरफ से जो कहा जाता है रद्द अमल ऐसा आ रहा है कि जी हम पब्लिक के पास जाएंगे, हम तहरीक चलाएंगे, तो आपको जो इस वक्त जिस तरह से केस चल रहा है, जो उसका लीगल एस्पेक्ट है, वो आपको उसमें कोई मसला नजर आ रहा है कि आपको जाना पड़ेगा पब्लिक के पास? देखिए, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी का मिजाज ये है कि हम अदालतों के हाथों कत्ल हो गए, हमारे खिलाफ नाजायज केसेस बना दिए गए, सजाएं दे दी गई, सजाएं ख़त्म हो गई बाद में, और जिन्होंने सजाएं दी उनको सिर्फ इतना हुआ कि उनको कहा आप इस्तीफ़ा दे दें, और जिन्होंने दिलवाई वो हुक्मरान रहे, उनको किसी ने नहीं पूछा। सो पीपल्स पार्टी का एक माजी है पूरा अपना, लेकिन हम अदालतों से लड़ते नहीं हैं। अब मसला क्या है, अदालतों में अपना अपना केस लड़ रहे हैं, जीआईटी बुला रही है, जीआईटी में जा रहे हैं, बैंकिंग कोर्ट बुला रही है, बैंकिंग कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बुला रही है, वहाँ जा रहे हैं। जहाँ होगा हम अपना वो भी केस दिफा करेंगे, ये तो नहीं हम कह रहे कि नहीं करते, लेकिन एक केस वो है जो मीडिया की अदालत में लगा हुआ है, जो गवर्नमेंट ने मीडिया के जरिए मड स्लिंगिंग शुरू की हुई है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब भी किसी का तस्वीर आती है उसको दिखा दिया जाता है कि वो पेश हो रहे हैं, मियां साहब पेश हो रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब पेश हो रहे हैं, आसाद रफीक। आसिफ जरदारी साहब को जब पेश किया, जब उनकी कोई खबर आती है तो उनके साथ चंद डॉलरों की तस्वीर दिखा दी जाती है। तो इससे एक परसेप्शन लॉस के कांस्टेंट जो मीडिया ट्रायल है वो तो मौजूद है। अब इसका जो उनका परसेप्शन लॉस है, जो अवाम के अंदर उनकी पजीराई में कमी हो या उनका नुकसान हो, उसका जरिया तो अवाम के पास जाके ही हो सकता है ना। अदालतों के अंदर अदालत के केस लड़ेंगे और पब्लिक परसेप्शन का केस जो है वो अवाम के पास जाके लड़ेंगे। तो हम ये तो नहीं कह रहे ना हम अदालतों के ऊपर चढ़ाई कर देंगे, हम ये तो नहीं कह रहे कि हम अदालतों की ऐसी तैसी करते हैं, कि बिल्कुल नहीं, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद एहतराम करते हैं। अच्छा देखिए, मसलन नवाज शरीफ साहब का जब केस चल रहा था पैनामा का, तो हमें याद है हमारे अपने चैनल्स पर ये जो डॉलर्स की आप बात करें वैसी चल रही थी, लेकिन तस्वीरें भी थी, हर किस्म की चीजें थी। मैं फिर आपको कहता हूँ, मैं आपको फिर कह रहा हूँ और बड़ी तसल्ली से कह रहा हूँ, आप नसीम ज़ाहरा आप तसल्ली से कह दीजिए, क्या जरदारी साहब के साथ ये बाइस्ड व्यू नहीं होता कि दुनिया में कहीं किसी जगह पे भी, अगर वहाँ पे पिशावर में, कहीं सियालकोट में, किसी जगह भी कोई फेक अकाउंट निकल आता है, जो फेक अकाउंट इस इकोनॉमी का एक रेगुलर फीचर है, और फेक अकाउंट इस मुल्क के अंदर लाखों की तादाद में है, मैं जोर से कह रहा हूँ लाखों की तादाद में है। क्या आज तक जहाँ भी अकाउंट निकला है किसी और की तस्वीर भी कभी लगी है? हर तस्वीर के साथ जरदारी साहब। किसने कहा है 35 अरब, कहाँ से आया है ये रिपोर्ट? वो जो रिपोर्ट FIA ने मुरतब की है, वो रिपोर्ट तो अदालत में जाके सबमिट हो गई, सील्ड है, वो तो अदालत देखेगी और हमें कॉपी देगी। कहाँ से आ गई मीडिया के पास? किसने दी मीडिया को? या तो नैब ने दी, या नैब को, या FIA ने दी, या FIA को मिलने वाली हुकूमती टीम को जो रिकॉर्ड मिला वो दिया गया, वो लीक हुआ, और तो कोई जरिया नहीं। आपके लोग कहते हैं जी हमारे पास जराए हैं। क्या आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के अंदर इतने पेनिट्रेट कर चुके हैं कि वो फैसले जो अदालत ने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज देती हैं, नहीं इतने पेनिट्रेट नहीं कर गए, ये बात दुरुस्त है। जी वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अगर वो देती हैं, एक सुने, अगर वो देती हैं, आपने कहा ना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आपको देती हैं, हमें नहीं देती, लेकिन जिनके पास होते हैं उनको देती हैं। किसको देती हैं? आपको देती है ना, आप उसको एयर करती है। नहीं एक सेकंड, कायरा साहब लीक करती है। कायरा साहब, मैं आपको जरा साइड पे, क्योंकि हमें नहीं मिलती, लेकिन जिनको मिलती है साइड पे कर लेता हूं। जी उनके जरिए आपको मिलती है जी। फिर मैं क्या करूं? मैं तो आपसे सुनता हूं ना, मैं तो आपके जरिए देखता हूं ना। अच्छा, नैब वाले FIR आपको नहीं देते, किसी और को देते होंगे, बट सवाल यह है कि अगर वो लीक होती है, अगर वो दी जा, तो उसके पीछे नीयत क्या है? मीडिया ट्रायल होती है, सिंपल है, कायरा साहब बदनाम किया जाए, मीडिया ट्रायल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कायरा साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बस आएंगे। और नाज़रीन, कायरा साहब ने भी जो पूरी गुफ्तगू की, उसमें जो सबसे बड़ा एक पॉइंट हमें समझ आई वो ये कि मीडिया ट्रायल शुरू हो जाती है। वो कह रहे कि पीपल्स पार्टी कोर्ट में भी जाने को तैयार है, GIT का भी हिस्सा बनी हुई है, यानी कि जाती GIT के सामने भी, लेकिन मीडिया ट्रायल जो है उसके खिलाफ वो उनको सख्त एक तशवीश है। और ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस।
के सीनियर लीडर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हैं। कायरा साहब, ये फिर सही हम समझे कि दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा आपको तशवीश का सामना है। एक, आप ये फरमा रहे हैं कि मीडिया ट्रायल होती है और रेप्यूटेशन जो है वो लीडरशिप की ख़राब की जाती है, इस वजह से आपको जाने की ज़रूरत होती है पब्लिक के सामने ताकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। इज़ दैट करेक्ट? यस। अच्छा, ये सबसे बड़ी शिकायत है। तो बाकी जो जिस तरीके से मुझे शिकायत नहीं है, मेरे पास रेमेडी और कोई नहीं है। शिकायत और चीज होती है, मेरे पास रेमेडी कोई नहीं। जो मेरा ट्रायल अदालत के अंदर होगा, कानून के तहत होगा, वो मैं कानून के अदालत में जाके फेस करूंगा। और जो आपके जरिए मेरा ट्रायल होगा, उस ट्रायल को फेस करने के लिए या मैं यहाँ बैठा हूँगा या मैं अवाम के पास जाऊँगा। दो ही जरिए है ना। यदि मैं परसेप्शन का केस जो है कि अवाम में लड़ूंगा और कानून का केस जाके कानून की अदालत में लड़ूंगा, तो इससे ये तासर कैसे आ गया कि पीपल्स पार्टी कोई कैंपेन लॉन्च करने लगी है, कोई हुकूमत के खिलाफ जाने लगी है, कोई कुछ करने लगा? ऐसा तो कुछ नहीं। अच्छा, नहीं तो इसका मतलब कि अगर हम ये कहें कि आप जिस तरीके से कोर्ट में ट्रायल हो रहा है, जो JIT वगैरह बनी है, उस हवाले से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को शिकायत नहीं है। मैंने तो बड़े जोर से गला फाड़ के पूरी शिकायतों का बार लगाया। नहीं, शिकायत तो आपने कहा कि जो मीडिया को लीकेज करते हैं। नहीं, हम तो समझे जो आप कह रहे हैं मीडिया को। वो एक हद है। देखिए ना, पहले मैंने नसीम आपको पूरा जिक्र पस मंजर दिया आपने पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का निजाम क्या रहा। अभी भी वही है। वो आज भी हमारे साथ चल रहा है। अच्छा, अभी भी वही हमारे साथ वही चल रहा है। इसलिए कि अगर हुकूमती वज़रा देखे ना, एहतसाब के इदारे कौन कौन से हैं? नैब है, नैब कहा जाता है ऑटोनोमस है, कहते ऐसे ही होना चाहिए। गवर्नमेंट भी कभी कभी कह देती है, लेकिन फिर ये कहते कि हम छोड़ेंगे नहीं, फलां बंदा अंदर हो जाएगा, फलां को पकड़ लेंगे। तो आप कौन होते हैं? वज़ीर आज़म क्या फरमाते रहे कि 50 लोग, मेरा बस चलता, मैं 50 लोगों को जेल में डाल देता। मैंने उसी दिन पूछा, वो आज 4 महीने हो गए, बार बार पूछता हूँ कि जनाब वज़ीर आज़म, आपने अगर कहा कि मैं 50 लोगों को जेल में डाल देता, तो आपके पास इतनी सॉलिड और क्रेडिबल एविडेंस थी और है, होनी चाहिए कि आप लोगों को पकड़ में उसकी बुनियाद पे जेल में डाल दे। ये वज़ीर आज़म कह रहे हैं ना, कोई कमर ज़मान तो नहीं कह रहा जिसकी बात को अहमियत न दी जाए। सो वो डॉक्यूमेंट्स, वो सबूत, वो चीज़ें आज तक वज़ीर आज़म ने नैब को क्यों नहीं दी? क्या ब्लैकमेलिंग के लिए रखी हैं? क्यों नहीं दी? अगर नहीं दी तो वज़ीर आज़म की बदनीयती है। अगर और या फिर वो गलत बयानी कर रहे हैं, उनके पास है कुछ नहीं, वो कह रहे, क्या करूं? जी मेरा उनके लोग कहते हैं जी जो जिस तरह अभी आपने कहा ना, JIT की जो रिपोर्ट सामने आएगी, जो लीक आप भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि जी एविडेंस है, वो सामने आएगा। ये बताइए कि ये बात दुरुस्त है कि आप लोगों को? नसीम, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। जी, आप बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म नहीं दिया कि कोई बात नहीं करनी, जब तक अदालत के अंदर कोई फाइनल फैसला हो जाए, कोई बात नहीं करनी? बिल्कुल, ये इसके बावजूद अगर इन्वेस्टिगेटर्स ये बात लीक करते हैं, आपको करते हैं या किसी और के जरिए आप तक पहुंचाते हैं, तो क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? बेशक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेना है कि मैंने लेना है? नहीं लेना है। और चीफ जस्टिस साहब गाहे बगाहे लेते हैं, मेरा ख्याल है शायद जितना लेना चाहिए वो नहीं लेते। आपका कौन नोटिस लेगा? आपका नोटिस कौन लेगा? उनका नोटिस कौन लेगा? ताकतवर के नोटिस तो नहीं ना होते, ये तो हम जैसे के नोटिस होते हैं, हमारे खिलाफ नोटिस। आपकी ताकत कोई कम तो नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ये लगता है, अरे बाबा, अच्छा ये बताइए कि इस वक्त एहसास ये होता है कि जैसे पीपल्स पार्टी को ये फिक्र है कि बिलावल भुट्टो को टारगेट किया जा रहा है, और ये हामिद मीर ने भी एक प्रोग्राम में बात की, तो आपको क्या लगता है, इज दिस करेक्ट परसेप्शन के पीपल्स पार्टी को फिक्र ये है कि बिलावल भुट्टो को टारगेट किया जा रहा है? नसीम, हमारा मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, बड़ा सिंपल इशू है। मैंने कहा ना कि जरदारी साहब के खिलाफ केसेस बनाए गए हैं, वो जवाब दे रहे हैं। फरियाल बीबी के खिलाफ केसेस बनाए गए हैं, जवाब दे रहे हैं। हमारे तो शर्जील मेमन जो हैं वो रेफरेंस की वजह से जेल में पड़े हैं आज महीनों से, लेकिन गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो आज भी गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं, उनके रेफरेंस ही नहीं चल रहे। वो भाई, हमारे खिलाफ कोई सेंटेंस तो नहीं होगी ना शर्जील मेमन को? क्यों पकड़ के बैठाया हुआ? क्यों नहीं बेल दे देते उसको? अगर बाकियों को बेल मिल सकती है तो उसको क्यों नहीं मिलती? तो ये हमारे साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट तो है। इसी तरह हम ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब अपने केसेस पहले भी भुगतते रहे, आज भी भुगतेंगे, फरियाल बीबी भी, हम सब भुगतेंगे, उससे हमें कोई मुफर नहीं है। ठीक, लेकिन ये बिलावल साहब जब 1 साल की उम्र के थे, कंपनी बनाई गई, उसमें उनका एक माइनर शेयर है। आज से को 20 साल पहले जब वो बाहर पढ़ रहे थे, उस कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और वो इस्लामाबाद में एक जायदाद की सूरत है,
और उस जायदाद के ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इसमें जी कोई गवर्नमेंट लैंड है। उस कंपनी ने 2 साल पहले एक एप्लीकेशन दे दी, हमारी मुखालिफ गवर्नमेंट थी, मियाँ साहब की उस वक्त गवर्नमेंट थी, उस कंपनी ने दरख्वास्त दे दी कि इसकी निशानदेही कर लीजिए। आज तक निशानदेही नहीं की। अब निशानदेही पीपल्स पार्टी तो नहीं करेगी, ठीक, वो कंपनी तो नहीं करेगी, निशानदेही तो गवर्नमेंट ने करनी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने करनी है। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसकी निशानदेही करे। तो जी आपको लग रहा है कि नाजायज केस उठाया गया? ठीक, एक मिनट, नहीं ऐसा नहीं, इसमें ये बात जो समझने वाली है वो कुछ और है। उसमें अगर कोई फालतू जमीन है तो वो ले ली जाए, और उसका तो एक बड़ा सिंपल तरीका है, वो सिविल लॉ मौजूद है। उसके अंदर बिलावल साहब को नोटिस देने का मतलब सिवाय इसके कि उनकी ज़ात को मसख किया जाए, उनके ऊपर भी कि जी देखें इनका भी नाम है, इनके भी ये है, उसके अलावा और क्या हो सकता है? मैं क्या कहूँ इसको, इसमें नैब कहाँ से आती है? अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने बड़ी तफसील में अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान किया। नाज़रीन, अहम बात यह है कि कायरा साहब कह रहे हैं कि जी हमें जो केसेस चल रहे हैं वो तो हम भुगतेंगे, सब कुछ जो हमने करना है वो करेंगे, जो कानून हमें कहता है करो करेंगे हम। लेकिन 2 शिकायत हैं, एक उन्होंने कहा कि जो लीकेज है, मीडिया जो ट्रायल किया जाता है, और दूसरा वो भी फरमाते थे कि कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए क्योंकि जो मीडिया ट्रायल है वो सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उसे बरक्स है। और तीसरी बात इन्होंने जो की वो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये की जा रही है क्वालिटी, जिस तरीके से ये तमाम सिलसिला चल रहा है, ये देखने में ये नज़र आता है कि जो हुकूमत के वुज़रा हैं और जो हुकूमत के सपोर्टर्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उन लोगों को जेल में नहीं डाला जा रहा जिस तरीके से इनके लोगों को डाला जा रहा है। शर्जील मेमन की भी इन्होंने एग्जाम्पल दी। बहरहाल नाजरीन, अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हम PMLN की लीडरशिप से बात करेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस पे, क्योंकि आप उधर से भी देख रहे हैं शिकायत सामने आ रही हैं। उनसे पूछेंगे कि अगर केसेस चल रहे हैं कानून के मुताबिक तो शिकायत किस चीज़ की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के लीडर, फॉर्मर गवर्नर सिंध, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम ज़ुबैर साहब। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जिस तरीके से तैयारियां आप लोग कर रहे हैं और आपने कमेटी भी बना दी और बहुत सी बातें भी हो रही हैं आपके यहाँ से, तो लगता है कि आपको यकीन हो गया कि मियां नवाज शरीफ साहब को फिर से जेल जाना पड़ेगा? किस बेसिस पर आपको ये यकीन है? मेरा ख्याल है हमें यकीन, मतलब 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि मेरा ख्याल है हर अच्छे, चाहे आप पॉलिटिक्स में हों या बिज़नेस में हों, तो तमाम ऑप्शंस के तहत आप अपनी प्लानिंग करते हैं। आपका प्लान ए होता है और प्लान बी होता है। सो 24 तारीख को जो भी फैसला होगा, जाहिर है उसके इम्प्लिकेशंस होंगे, आइदर वे इम्प्लिकेशंस होंगे, तो वो उस हिसाब से हमें प्लान तो बना के रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप ये कह रही हैं कि किस बुनियाद पर हम ये समझते हैं कि उनको सज़ा हो सकती है। एक ऑब्वियसली एक ऑप्शन ये है, हमें उसके लिए तैयार रहना है, और उसमें ज़ाहिर है एक मैं उसकी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, बट अभी तक जितनी भी फैसले आए हैं उससे तो हम मुतमईन नहीं हैं। अच्छा, ये बताइए ज़ुबैर साहब, आप सब फैसलों से मुतमईन नहीं हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतनी भारी आपको दी रिलीफ, उससे भी आप मुतमईन नहीं हैं? नहीं, वो तो मुतमईन जाहिर है, जो फेवर में आएगा उसमें कैसे कह सकते हैं मुतमईन। ठीक है, लेकिन ये बताइए, ये जो आप जब कहते हैं ना कि पिक एंड, जी नहीं, आपने आज आप जब लोग कहते हैं ना पिक एंड चूज, फरमाइए। मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला फैसला था डिस्क्वालीफाई जिसमें किया था मियां नवाज शरीफ को, उसमें कोई ये मनी लॉन्ड्रिंग, लंदन फ्लैट्स, कोई पहलू तो आपको रिलीफ मिल काम आया था। वो सिर्फ एक अकाउंटिंग इंटरप्रिटेशन पर था कि जी रिसीवेबल शो करना चाहिए। और मैं एज अ अकाउंटेंट ऑल माई लाइफ एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वो कोई दुनिया का एक भी अकाउंटेंट उससे एग्री नहीं कर सकता उस इंटरप्रिटेशन से। सो अगर आप ज़बरदस्ती कहेंगे जी मैं एग्री करूं कि अकाउंटिंग में उसका रिसीवेबल दिखाना चाहिए, अच्छा ये बताइएगा, तो पहली बात तो ये कि नहीं दिखाना चाहिए। ठीक, ओके, वो तो एस्टैब्लिश्ड है, उसने उस पर आप लोगों ने बहुत बात की है। आज की बात करते हैं। लगता है आप लोग बड़े एक ज़रा और अच्छी बात है कि यूर इन अ हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड के आपने जज साहब से कहा आज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के कि जी बर्थडे है मियां नवाज शरीफ साहब
साहब की, तो उस बर्थडे पे जो है वो दिन आप हमें दे दें ताकि 24 को फैसला ना हो, 25 के बाद फैसला दें ताकि उनकी बर्थडे मनाई जाए। साथ साथ हमने ये भी देखा कि आज शहबाज शरीफ साहब गए हैं और जाके उन्होंने जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उनको कहा, मुबारकबाद दी कि आपने बड़े अच्छे तरीके से जो स्पीकरशिप है उसका जो जिम्मेदारियां पूरी की, और साथ साथ रफीक साहब ने भी। तो लगता है कि जैसे एक तरफ से आपको लग रहा है कि जैसे घने बादल हैं वो भी छट रहे हैं। एक तो ये है कि स्पीकर साहब की तारीफ जाहिर बिल्कुल करनी चाहिए, और बहुत से दूसरे लोग हैं हुकूमत में उनकी तारीफ जब वक्त होता है तारीफ भी करते हैं। आपने असद उमर साहब को फोन करके मुबारक दी आज? वो $3 बिलियन पर नहीं, मैंने मुबारकबाद नहीं दी है, क्योंकि एक तो देखें इट्स अ गुड थिंग कि पाकिस्तान की रिजर्व्स की सिचुएशन गुड, एज अ पाकिस्तानी यू मस्ट बी प्लीज। लेकिन मैं तो एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हमें ये क्यों कहा जाता है एज अ पाकिस्तानी भाई, क्योंकि पॉलिटिशियन में पार्टिजनशिप तो जायज है, पॉलिटिक्स में पार्टिजनशिप जायज है, लेकिन जायज है। अगर आप मेरी पूरा जवाब सुन लेती तो उससे आपको सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हमारे रिजर्व्स की पोजीशन अच्छी होगी, बेहतर होगी, और उससे जो बहुत से जो इश्यूज हो रहे थे उसमें कमी आएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है हुकूमत के लिए मईशत के हवाले से, वो सिर्फ ये नहीं है कि $3 बिलियन आ जाए। इस वक्त बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, बेशक बिजनेस इसलिए नहीं उठ जाएगा। सो चाहे वो स्टील का कारोबार है या ऑटो सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या कंज्यूमर गुड्स हैं या जो भी है, वो उसमें जो एक मोमेंटम खत्म हो गया, उस मोमेंटम को बहाल करना बिल्कुल। आई थिंक हुकूमत भी जी आई थिंक द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेस दैट, चूंकि प्रोग्राम इकोनॉमी पे नहीं है। आई वांटेड अ कमेंट ऑन दैट। अब इस पे जरा चलते हैं। ये इस वक्त ये जरा ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी सोच इस वक्त किस तरफ जा रही है, यानी कि आज हमने ये राना सनाउल्लाह साहब से भी सुना कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से वाबस्तगी सबसे पहले है, उसके बाद पार्टी से है, तो इसलिए हम कोई तहरीक वगैरह चलाने की बात नहीं करें। और नवाज शरीफ साहब का देखिएगा कि फ्रॉम GT रोड टू टुडे वो किस तरह उन्होंने ट्रैवल किया, देखिएगा। 70 सालों की पॉलिसियों के खिलाफ मैं बगावत करता हूं, बगावत। हम तो फुल का रो भी नहीं सके। जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरां हमारे अश्क तेरी आकबत संवार गए। हमारे अश्क तेरी आकबत संवार गए, और शुरू किया उन्होंने कि मैं बगावत करता हूं। तो ये सफ़र जो है नवाज शरीफ साहब का, आपके पार्टी के लीडर का, वो अब किस जगह आके खड़े हैं? क्या मतलब कि ओवरऑल वो चाह रहे हैं कि एक माहौल ऐसा बने? देखें, एक तो ये है कि नसीम, अगर आप शायद आप भी एग्री करें कि जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था और ये GT रोड का जो आपने क्लिप पे सुनाया था, और इस किस्म के ज़ाहिर है उनका एक वलवला था और जोश था और जज्बा था, और उस वक़्त एक बहुत अहम चीज़ थी और इलेक्शन आने वाला था, और हम कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप होगी तो वो ये सोचेगी कि इलेक्शन इज़ द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस, और उसके लिए आपको घरों से निकलना था, आवाम के पास जाना था, अपना एप्रीहेंशन बताना था, अपना जोश बलबला जो भी आप समझते। इलेक्शन हो गए जैसे कैसे हो गए, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग नाउ। तो बगावत वाला पीरियड खत्म हो गया। जो एफर्ट है, देखे ना, बगावत वाला पीरियड ख़त्म नहीं हुआ, उसका इजहार का तरीक़ेकार डिफरेंट हो सकता है। इस वक्त हमारे सीरियस कंसर्न्स हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के हवाले से, पाकिस्तान के मीडिया को जिस तरह से कंट्रोल्ड मीडिया उसके हवाले से, सो वी हैव सीरियस इश्यूज अबाउट दैट। उसके इजहार में फ़र्क हो सकता है, बट लीगल केसेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त मियां नवाज शरीफ के लिए। इलेक्शंस नहीं है या हुकूमत को गिराना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कल मैं मीटिंग में मियां नवाज शरीफ का वो जो सोच और उनकी जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक को पता है कि ये बड़ा एक मोमेंट है, मंडे को एक फैसला आने वाला है, हाउ इज़ द लीडर टेकिंग इट एंड सो ऑन। सो मुझे तो उनमें वो हिम्मत के हवाले से और जज्बे के हवाले से ही वॉज परफेक्टली ऑल राइट। और दूसरी बात यह है कि वो जो एक बहुत सा चेंज भी आया है जो उनके साथ किया गया कि पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा बाप और बेटी को और दामाद को एक साथ जेल में डाल दिया गया।
وہ مومنٹ وہ جب جی ٹی روڈ پر نکلے تھے کوئی بھی نہیں اینٹیسپیٹ کر سکتا تھا 8 سال سزا ہو جائے گی بیٹی کو فار سم تھنگ جو کہ مطلب لافیبل ہے یا جو بھی ہے. 8 سال اور پھر ڈسکوالیفیکیشن اس کے 5 سال بعد شروع ہوگی. اور اس جیل کے دوران مریم کے ہسبینڈ کو ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے اور ان کو سٹنٹ بھی لگ جاتا ہے. شی ڈزنٹ ایون نو. سو آئی تھنک اس کا امپیکٹ تو ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس کا کوئی امپلیکیشنز نہیں ہوگی, and that is obviously something that has had an impact. جی دیکھیے مقصد ہے کہ ظاہر ہے اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, احتساب ہو رہا ہے, ایک پروسیس ہے جس میں میاں نواز شریف صاحب نے پورا اس میں اپنا ساتھ دیے کورٹس کا, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا. لیکن اب آپ کی شکایت تو اس لیے اس کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ آپ کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, ادھر پیپلز پارٹی کی بھی ہو رہی ہے. آج تو ایم کے ایم کی بھی شروع ہو گئی. وہ کہتے ہیں جی معلم جبا کیس ہم نے ادھر بھی کھولا ہوا ہے, پی ٹی آئی بھی نہیں اس سے یعنی کہ بالا تر ہے اکاؤنٹیبلٹی سے, ان کے لوگ ہیں, 2 منسٹرز جا چکے ہیں. تو شکایت, اور آج آپ کے جو ہیں لیڈر شہباز شریف صاحب اور سعد رفیق, انہوں نے تعریف بھی کی ہے, کہا اچھا ہے, اور پارلیمانی کمیٹیز بھی بن گئی ہیں. تو اب آپ کی دیکھیں نا کورٹ کے پروسیس میں آپ ہیں, آپ انوالوڈ ہیں, آپ کو وہاں سے کچھ ظاہر ہے متوقع ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ واٹ از یور کمپلینٹ؟ ہمارا کمپلینٹ بڑا سیریس کمپلینٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی کسی ملک کا بھی سسٹم ہوتا ہے, نظام ہوتا ہے, اس میں فیئرنس اور ایکویٹی جو ہوتی ہے ہیز ٹو بی سین کہ سیم رولز مسٹ اپلائی ٹو ایوری ون. کس کو نہیں اپلائی کیے؟ وچ ہنٹنگ کہلائے گی کہ اگر جی نہیں بالکل بھی نہیں ہے. میں آپ کو اگزامپل دے دوں. آپ نے وزیر اعظم نواز شریف کی بات کی کہ پتہ نہیں 165 یا کتنی حاضریاں لگائی ہیں. 2 اور وزیر اعظم ہیں اسی وقت فارمر وزیر اعظم جن کا اسی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں کیس ہے. اس میں وہ تیزی اور پھرتی, اور کبھی آپ نے دیکھا ہے سینس آف ارجنسی, آپ نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس نے بلا کے کہا ہو کہ یہ فیصلہ آپ اس تاریخ تک اناؤنس کریں یا 6 ہفتے میں فائل کریں نیب ریفرنس. کب ہوا پاکستان کی تاریخ میں؟ ایک دفعہ مجھے ایگزامپل دیتے اور اس کو اتنے پیریڈ میں ختم کیا جائے. ایک ایگزامپل دیتے. زرداری صاحب کا بھی تو کیس چل رہا ہے, اور دیکھیں نا آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کو تو گھر بھیج دیا تھا. یوسف رضا تو بالکل غلط کیا تھا. اس وقت تو ویسے اب آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہے, اس وقت تو آپ ساتھ بھی تھے. ہاں اس وقت تو خیر باہر آپ کے لیڈر ساتھ تھے. دیکھیں خیر میں تو نسیم, میرا کوئی بھی کلپ اٹھا لیں, میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفیکیشن کے پاناما سے پہلے کی بات ہے. آئی ہیو آلویز مینٹینڈ کہ جی یہ پارلیمنٹری لیڈر کو نکالنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. پہلے فوج کو کرتی تھی, پھر 58-2 بھی آ گیا, جب 58-2 بھی ختم ہو گیا تو پھر یہ آ گیا. ایک پرنسپل سیٹ ہوا تھا 58-2 بھی کو ختم ہونے سے کہ جی پارلیمنٹری لیڈر کو یا کسی کو اس طرح سے نہیں نکالا جائے گا کہ باہر کی قوت اس کو فارغ کر دے گی. یہ براڈر سوال ہے, نکالے کوئی اور. جی آج جہاں ہم کھڑے ہیں, ایک تو خیر یہ آپ کو بتایا, کل آپ نے پرویز مشرف, جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے کچھ کہا. سنیے ناظرین, زبیر صاحب نے فرمایا تھا ایک پروگرام میں. جنرل پرویز مشرف نے یہ کہا آپ کو کہ کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اور کورٹس کو ڈکٹیٹ کیا انوالو ہوتی ہیں, اور ان کے اپنے کیس میں, پرویز مشرف کے کیس میں کیسے اسٹیبلشمنٹ نے فورس کیا تھا جوڈیشری کو, اور جوڈیشری نے ان کو باہر جانے دیا تھا. ناظرین ابھی آپ سن رہے تھے, یہ میرا خیال ہے ایک فار ونس اینڈ فار آل اس کو جو شکایت ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. آپ کی گورنمنٹ تھی, آپ کے منسٹر تھے چودھری نثار, آپ کی پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب, پوری کابینہ آپ کی تھی. جوڈیشری نے بڑی کلیئرلی کہا کہ ہماری طرف سے جا سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ECL وغیرہ پہ ڈالنا حکومت کی ذمہ داری ہے. جو آپ پرانی اپنی غلطیاں مانتے ہیں تو پھر زبیر صاحب یہ بھی مان لیجئے گا کہ آپ کی سویلین حکومت تھی ود آل دی اتھارٹی. اب آپ کہیں کہ پیچھے سے یہ بھئی مشکل آئی, اسٹیبلشمنٹ نے پریشر ڈالا. میرا خیال ہے آپ نسیم آپ غلط انٹرپریٹ کر رہی ہیں. میں تو کامران شاہد سے بات کر رہا تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف نے تو ابھی 1 سال پہلے آپ کو انٹرویو میں یہ کہا, نام لیا جنرل راحیل شریف کا,
تو پھر ابھی آپ ہمیں جب وہ تو ہم یہی تو کمپیرزن کرتے ہیں کہ وائی آر دا اسٹینڈرڈ سو ڈفرنٹ. اگر عمران خان